हाँ जी, सभी का स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाक, सभी का स्वागत करता हूँ भाई। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिटी पर। देखिए, हमने प्रीवियस क्वेश्चनों पर काम करना स्टार्ट किया था और हमने ज्योग्राफी को कवर किया है। तो उसी के साथ अगली स्टेज पर हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चनों पर, पॉलिटी के सेशन पर। यूपीएससी अक्सर पॉलिटी और ज्योग्राफी के अंदर आप ये मान चलिए इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। और वेटेज की जब भी बात करें तो 8 से 9 सवाल का आप देखोगे रेशियो रहता है। 7 से 8 तो नॉर्मली बात है पॉलिटी से। सेम वैसे ही जैसे ज्योग्राफी का 7 से 8 रहता है, सेम ही वैसे पॉलिटी का। अगर किसी बच्चे ने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर ये दो टॉपिक ढंग से कर लिए, दो सब्जेक्ट अगर इन्होंने ढंग से कर लिए और प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए, मेरा मानना यह है कि जीएस के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है वो बच्चा। ठीक है जी। तो एनडी और सीडीएस आपका यूपीएससी जो है रिपीट भी करता है क्वेश्चंस को, और बेसिक चीजें से उठाकर हम बात करेंगे पूरे हाई लेवल तक। और रही बात थ्योरी की, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और मैंने देखा भी था ऐप पर भी कि बच्चे बोल रहे हैं सर की थ्योरी की क्लास। तो थ्योरी की क्लास जल्द ही आने वाली है भैया आपकी ज्योग्राफी के अंदर। एक कम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एक एक चीजों पर काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिले, लाइव ना मिलकर वो, लेकिन आपको जरूर मिलेगी क्लासें, जल्द ही मिलने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी का सेशन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम श्रीगणेश करना चाहेंगे पॉलिटी के अंदर। तो आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने की महफिल में। और दोबारा फिर से मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला सीरीज आपकी। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा होगा। शानदार सवाल है, अक्सर सवाल पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक चीजों से उठकर आया क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। सवाल देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। बात आती है संविधान सभा की। देखिए, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो आप सभी को जानना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है जी? 9 दिसंबर 1946 को होती है। पहला अधिवेशन बोल लो चाहे पहली बैठक बोल लो, 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब सवाल मेरा आपसे ये है, अक्सर सवाल ये पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की। अच्छा सवाल है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखना, संविधान सभा की अध्यक्षता जो की उसने की, तो याद रखना आप लोगों को संविधान सभा की अध्यक्षता, संविधान सभा की संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की। तो आपको बता दूं, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष जरूर होगा। और संविधान सभा की जब अध्यक्षता की बात आती है तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही बनाया गया। आपको बता दूं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आप लोगों को याद में रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष किसके, भारतीय संविधान सभा के। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन्हें क्यों बनाया गया, इन्हें ही क्यों बनाया गया। आप सभी जानते हो भारत ने संविधान जो एक उधार का थैला है, हमने हर चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश की, हमने दूसरों सीख के चीजें कवर किया है। तो सीधी सी बात है कि जो फ्रांस था, फ्रांस का जब संविधान बना था तो वहां पर संविधान सभा की जो बैठक हुई तो उसका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसी की तर्ज पर हमने भी हमारी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया था हमने, अस्थायी अध्यक्ष बनाया। तो सवाल रहता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है आपके सच्चिदानंद सिन्हा। आ रही बात समझ में। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है। सवाल अगर पहली बैठक से पूछा है तो दूसरी बैठक भी पूछ सकता है। तो याद रखना, संविधान सभा की दूसरी बैठक, अगर पहली पूछे तो संविधान सभा की दूसरी भी पूछेगा। अगर दूसरी बैठक की मैं बात करूं तो दूसरी बैठक आप लोगों को याद रखना है 11 दिसंबर 1946। याद रखना है 11 दिसंबर 1946। आ रही बात समझ में, 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में सबसे पहले क्या काम किया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। आगे बात समझ में। तो इलेक्टेड संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, सवाल रहेगा इलेक्टेड संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, जिसका इलेक्शन के द्वारा जो अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखना निर्वाचित अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया। तो निर्वाचित अध्यक्ष कौन था दूसरी बैठक में बनाया गया, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आ रही बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपने देखा एस अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा आपने देखा अध्यक्ष कौन बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलेक्ट होके बने तो निर्वाचित व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपीएससी एक सवाल और पूछती है कि तीसरी बैठक कब हुई, तो ध्यान में रखना है तीसरी बैठक कब होती है। तो तीसरी बैठक जो होती है, तो तीसरी बैठक आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इसी बैठक के द्वारा आपको याद रखना है, इसी बैठक के द्वारा क्या किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है इसी बैठक के द्वारा आपका जो प्रस्तावना है वो पेश की गई किसके सामने, तो प्रस्तावना पेश की गई संविधान सभा के सामने। तो आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो रखा गया। हरी बात समझ? तो कब? 13 दिसंबर 1946 को रखा किसने था, तो आपको ध्यान में रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। आरी बात समझ में? जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा था। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर होगा B4 बाहुबली। इसका क्या रहेगा जी, सही आंसर रहेगा B4 बाहुबली। इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। आ रही बात समझ में? कोई भी किंतु परंतु तो बताइए यहां तक चीजों में। देखिए एक चीज को पढ़ने के साथ साथ हम कई चीजों पर काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर डायमेंशंस आप देखोगे, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा चीजें याद होगी आप। आ रही बात समझ में? और ये एक प्रवृत्ति है यूपीएससी की, अगर जब तक आप चीजों को नहीं रिलेट करोगे तब तक क्वेश्चन घुमा नहीं सकते आप लोग। क्योंकि अगर मान लो चलो कोई चीज आज इसने 9 दिसंबर का पूछा है, तो हो सकता है यूपीएससी इसी के इर्द गिर्द आपसे दूसरी बैठक पूछ ले, तीसरी बैठक पूछ ले, ठीक है ना। तो इसी सवाल के ऊपर आप बोले दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तीसरा अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखना है। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा तो अस्थायी पूछ ले। अस्थायी क्यों बना, तो फ्रांस का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, उसी तरह ये भारत का भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर था B4 बाहुबली, इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। और आपको बता दूं यूपीएससी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटी के अंदर हमेशा। ठीक है जी, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर पहली पढ़ते हैं। संविधान सभा ने अपना कार्य दिसंबर 1946 में आरंभ किया था। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। संविधान सभा ने पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसी पर। तो पहली स्टेटमेंट जी आपकी बिल्कुल सही है। हरी बसों में अगला बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू से विधानसभा के अध्यक्ष थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट हमने अभी पढ़ा, इसीलिए मैंने चीजें बताई है आपको पीछे, ताकि आपके आगे वाले जो क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? पहला तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो निर्वाचित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कहीं पर भी किसका नाम नहीं आता? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है नहीं आता। तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न तो अध्यक्ष थे, न अस्थायी न स्थायी अध्यक्ष। ठीक है जी, तो याद रखना इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्हें क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है जी, तो आपका दूसरी स्टेटमेंट जो है जी वो है जी गलत। ठीक है, आइए तीसरी स्टेटमेंट पर बात करते हैं। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। दिस इज स्टेटमेंट इज राइट, बिल्कुल सही है। बात ये आती है कि जब आपने 26 नवंबर पढ़ा है, 26 नवंबर शब्द आया है, तो कई बार सवाल पूछा था और ये करंट का क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या होता है जी? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपसे सवाल ये पूछा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है संविधान दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू आई? तो ये भी ध्यान रखना, बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किसको? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ, उसी तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हुआ 2015 से। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग चीजों को, आगे बात समझ में। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 स्टेटमेंट ऐसा कोई ऑप्शन है तो इसका ना बी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर B4 बाहुबली इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग यहां तक चीजें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल।
यहाँ पर थोड़ा एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर ये अंगीकृत की बात आई है। अंगीकृत का मतलब कुछ एक संवैधानिक अनुच्छेद थे, जैसे 1, 2, 3 मौलिक अधिकार हुए, कुछ चीजें थी जो जुड़ चुकी थी, लेकिन पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखना आपको, पूर्णतः संविधान की बात आ जाए तो आप 26 जनवरी किस लिए बनाते हो, पूर्णतः संविधान के लिए बनाते हो। 26 जनवरी 1950, क्या होगा 1950, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ। इसी तारीख को क्यों लागू किया गया, सवाल ये भी बनता है, आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि इसी तारीख को ही क्यों लागू किया गया। आपको बता दूं, संविधान को इसी तारीख को लागू करने के पीछे रीजन था। आपने लाहौर अधिवेशन का नाम सुना होगा, अगर हिस्ट्री के अंदर लाहौर अधिवेशन पढ़ोगे, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पूर्णतः स्वराज की मांग की पहली बार। तो सवाल ये भी उठता है, पूर्णतः स्वराज की मांग किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर अधिवेशन में, और उस टाइम घोषणा की हम आने वाली 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहरा देंगे और अपने आप को गणतंत्र के रूप में साबित कर देंगे, स्वतंत्र साबित कर लेंगे। तो इस बात को लेकर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थी, इसी बात को आगे चलकर गणतंत्र के रूप में बनाना स्टार्ट किया और 26 जनवरी को पूर्णतः संविधान लागू करवाया गया उसी कारण। तो याद रखना ये चीज, तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। आगे बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए भी, संविधान सभा का जो सदस्य कौन नहीं था, ये बताइए, शाबाश भाई। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, ये सवाल आपसे पूछा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, देखिए, अगर बात करें संविधान सभा का सदस्य नहीं था, अगर मैं नहीं पर बात करूं संविधान सभा के सदस्य की, ठीक है जी, जब बात आती है संविधान सभा सदस्यों के अंदर नहीं की, तो अब जो दिए गए ऑप्शन है उन पर विचार करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल थे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको बता दूं, मौलिक अधिकार कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है जी, मौलिक अधिकार कमेटी के अध्यक्ष थे। आगे बात सुनना, तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बात सुनना, अगला आपसे सवाल है कि आचार्य जेबी कृपलानी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मुंशी, ठीक है जी, जेबी कृपलानी उपाध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बात सुनो, के मुंशी भी क्या थे, अस्थायी सॉरी उपाध्यक्ष थे। ठीक है जी, जेबी कृपलानी क्या थे, के मुंशी क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हुआ, लोक मान्य जयप्रकाश नारायण क्या नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और आपको बता दो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, तो आपको महात्मा गांधी जी का नाम याद रखना है। महात्मा गांधी जी क्या नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, आपको याद रखना है ये चीज, कई बार सवाल पूछा जाता है। मुस्लिम लीग से कौन नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या थे, सदस्य कभी नहीं थे संविधान सभा के, लेकिन बाकी सारे क्या थे सदस्य। तो सी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है और अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है, भारतीय संविधान सबसे अधिक ऋणी किसका है, बताइए। बहुत सारा प्यारा सा सवाल है। देखिए, जब बात आती है ऋणी की तो याद रखना है सबसे अधिक हमने चीजें जो अडॉप्ट की है, सबसे अधिक जो चीजें उधार ली है वो कहां से ली है, 1935 के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम से ली है। इसका आंसर होगा वो डी नंबर होगा। लेकिन आपको बता दूं जो और अलग ऑप्शन है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें उधार ली है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या ली है, स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे बात सुन रहे, स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद दूसरा शब्द आपको ध्यान में रखना है, जुडिशियल रिव्यू। आरी वसन में जुडिशरी रिव्यू जो है वो कहां से लिया हमने, तो यूएसए से लिया। और क्या लिया, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आरी वसन में ये चीजें मुख्य हमने क्या ली, कहां से उधार लिया, तो यूएसए से लिया। एक गणतंत्रता, आरी वसन में। लेकिन आपको बता दूं मैं कि हमने तो गणतंत्रता अडॉप्ट की वो अप्रत्यक्ष की है। ठीक है जी, क्या है जी हमारी गणतंत्रता,
अप्रत्यक्ष है ना कि प्रत्यक्ष, क्योंकि यूएसए में प्रत्यक्ष है। गणतंत्र का मतलब जहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन आपको क्या हो, डायरेक्ट होता दिखाई दे। ठीक है जी, सीधा सा एग्जाम्पल आप कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से जो चीजें उधार ली है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखना, एक तो संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का प्रोविजन, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था कहां से ली हमने, कनाडा से लिए। राज्यपाल का प्रोविजन भी कहां से लिए, कनाडा से लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना, हमने संघीय व्यवस्था का प्रोविजन कहां से लिए, कनाडा से लिए। और क्या, केंद्र की विशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिए, केंद्र की विशिष्ट शक्तियां, तो केंद्र की विशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली है, तो याद रखना कनाडा के संविधान से ली है। आगे बात में अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीजें उधार ली है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या उधार लिया है, तो सीधी सी बात है, संयुक्त बैठक। क्या होगा, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग। आर्टिकल 108 आपको ध्यान में रखना है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन हमने कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज ध्यान रखना है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो लैंग्वेज है वो हमने कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी चीजें, है ना, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। संयुक्त बैठक कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो फिर भाषा भी कहां से ली गई, सॉरी भाषा जो है प्रस्तावना वो भी कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। वहीं पर यूएसए से क्या लिया गया, जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आपके कहां से लिए गए। और कनाडा से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था को लिया गया। आगे बात समझ में, समझ पा रहे होंगे आप लोग यहाँ तक चीजें ना, समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष कौन था। बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, और अक्सर सवाल ये पूछा जाता है। बताइए, शाबाश भी, सभी बच्चे बताएंगे संविधान सभा की जो संघ समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था। बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए, शाबाश भी, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, जब बात करते हैं समितियों की, तो समितियों की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आते हैं संवैधानिक समितियों की। अगर बात करते हैं तो संवैधानिक समितियों के अंदर सबसे पहले अगर देखें अपन तो इंपॉर्टेंट है हमारी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति, संघ शक्ति के साथ साथ राज्य शक्ति। संघ शक्ति, राज्य शक्ति, ये सारी की सारी क्या समितियां थी, ये संविधान की समितियां थी। सारी की सारी ये संविधान की समितियां थी। हाँ जी, संघ शक्ति समिति, उसके बाद आती है राज्य शक्ति समिति। उसके बाद अगर बात करूं मैं, संघ शक्ति, राज्य शक्ति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक समिति, धवज समिति। ये छोटी मोटी सारी समितियां थी, आगे हम चर्चा करेंगे टॉपिक पर। लेकिन आपको बता दो इंपॉर्टेंट क्यों है इनसे अगर बात करें तो संघ शक्ति और राज्य शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, तो याद रखना मौलिक अधिकारों की समिति का अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रखना है इनका नाम, तो वल्लभ भाई पटेल। हरी बात समझ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। अगर अल्पसंख्यक समिति की बात करूं तो अल्पसंख्यक समिति आपको जेबी कृपलानी। ठीक है जी। आरी बात समझो, यहां पर अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे वो उपाध्यक्ष थे।
संविधान सभा की। तो आपको याद रखना इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बी आर अम्बेडकर की समिति, यहाँ पर डॉक्टर धवत समिति थी, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मेन जो समिति थी, मुख्य समिति, उसे बोलते हैं हम प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है जी, तो याद रखना है सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। आज मेरे को लग रहा है सारे सारे मार्केटिंग करने इसी पास में आएंगे ना, स्टूडियो के बिल्कुल पास में आएंगे सारे सारे। सब कुछ यहीं बेचा जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, तो इससे क्या अभिप्राय है? देखिए बात आती है भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो बात करते हैं तो राज्य सभी धर्मों को सम्मान मानेगा। देखिए राज्य सभी धर्मों को सम्मान मानेगा, तो बिल्कुल बात सही है। अगर बात करें सभी लोगों के विश्वास उपासना की स्वतंत्रता होगी, विश्वास और उपासना बिल्कुल सही है। देखिए बात करते हैं आर्टिकल धर्म स्वतंत्रता पर, तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आती है। अरे बस में ये क्या आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए सवाल ये उठता, स्वतंत्रता जो है, सवाल ये उठता है कि धार्मिक स्वतंत्रता मतलब ये नहीं था कि गांधी जी का एक विचार था कि हम ये नहीं बना सकते कि कोई भी धर्म, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य में धर्म नहीं है, मतलब कि ये नहीं होगा कि किसी देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, सभी धर्म इक्वल है। हमारे संविधान में ये बोला गया सभी धर्म इक्वल है और सभी धर्मों को अपने अधिकार मानने का अधिकार है। ठीक है जी, अपने मानने का अधिकार सभी को है। तो इसलिए ये बोला कि राष्ट्र का या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्म इक्वल रहेंगे। जैसे मतलब कि आप देखो इस्लामिक स्टेट्स है कुछ, तो यहाँ जैसे पाकिस्तान है तो वहां पर इस्लाम धर्म जो इंपॉर्टेंट है, तो ये मतलब मुख्य धर्म रहेगा, राज्य का धर्म रहेगा। लेकिन हमारे देश में क्या सभी धर्म इक्वल है, सभी को अपने अपने अधिकार है हर चीज का। तो आर्टिकल 25 से 28 तक हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसमें पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप प्रचार भी कर सकते हो, अपने धर्म के बारे में सारी चीजें कर सकते हो। तो कभी बताऊंगा आपकी जब थ्योरी की क्लास आएगी तब आपको और चीजें अच्छी बताऊंगा। तो शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार। देखो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें स्कूल या कॉलेज में करना, तो कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, तो याद रखना ये चीज आ रही बात समझ में। तो उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो उसके बाद आपका था राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये बात सही है। आगे बता तो 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट रहेगी। तो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कि रोजगार के क्षेत्र में, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। डी फॉर डॉली इसका क्या रहेगा जी? सही आंसर रहेगा। आगे बात सुन में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। प्रस्तावना से कौन सी जानकारी मिलती है? बहुत ही प्यारा सवाल है कि प्रस्तावना से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है। शाबाश पे सभी बच्चे आंसर देंगे। प्रस्तावना से किस चीज की हमें जानकारी मिलती है, बताइए भी। देखिए जब बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की जब भी बात आती है ना, तो अक्सर आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रस्तावना थी क्या। तो आज जो आपका शुरुआत में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वही आपकी प्रस्तावना थी। आ रही बात में? ठीक है जी। और ये प्रस्तावना का प्रोविजन लिया कहां से गया, तो आपको ध्यान में रखना ये यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी, तो ये चीज हमने वहां से उठाई है। ठीक है ना। तो बात आती है कि कौन सी जानकारी मिलती है? मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, प्रधानमंत्री बने। देखिए पूरे संविधान हमारा किस प्रस्तावना को लाया क्यों गया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्यों पेश किया था? इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि हमें एक ऐसा खाका तैयार करना था कि हम संविधान कैसा बनाएंगे, हमारे देश का संविधान कैसा होगा। इन चीजों को लेकर बहुत सी चीजें विवाद थे, और इस चीजों को लेकर एक शॉर्ट नोट बोल सकते हो आप, एक संक्षिप्त वर्णन, एक ब्रीफ नॉलेज बोल सकते हो कि हम किन चीजों को ऐड करेंगे संविधान के अंदर, किन किन चीजों पर काम करेंगे। तो वो एक ब्रीफ जो आप बोल सकते हो, ब्रीफ वर्णन बोल सकते हो, या ब्रीफ चीजें थी जो उस प्रस्तावना के अंदर। तो वही चीजें थी जो आपको संविधान बनाने की बात की गई कि हम संविधान में क्या क्या चीजें ऐड करें, तो उसका ब्रीफ नोट्स बोल सकते हो आप। तो ये ब्रीफ नोट्स था जो 13 दिसंबर 1946 को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। आगे चलकर इसे 24 जनवरी लगभग 1947 के अंदर अपना लिया गया था, इसे पूर्णतः अपना के उसके बाद इसे
मतलब जो चीजें एडिशन करना था या एडिट करनी थी कोई चीजें या चीजें जोड़नी थी, वो सारी चीजें इंक्लूड करके उसका प्रस्तावना को अपना लिया गया था। तो उसी प्रस्तावना के तौर पर हमारा क्या बना था, संविधान बना था। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये क्या था, एक संक्षिप्त जानकारी मिलती है किसकी, संविधान की। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अब सवाल कई बार विवाद ये भी रहता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब बात आती है मूल संविधान की। जब संविधान बना था तो उस टाइम ये क्वेश्चन बना था। संविधान बनने के बाद बहुत सारे केसेस गए, जैसे बेरूबाड़ी केस था। तो याद रखना है, एक बेरूबाड़ी केस जाता है 1960 में। कब जाता है बेरूबाड़ी, ये बेरूबाड़ी केस जाता है कब, 1960 में जाता है। ये बेरूबाड़ी बांग्लादेश की जगह थी, तो 1960 में केस जाता है, ठीक है। और इस केस में जैसे आज जिसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, सीमा को अपनी बाउंड्री लाइन को सीधा करने के लिए केस गया था। क्या हम भूभाग, मतलब कि सीधी सी बात है कि भारत को जमीन किसी दूसरे देश को दे सकता है क्या, तो ये चीजें देखकर था। उस विवाद में, उस विवाद के अंदर ये मुद्दा उठा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो संविधान का भाग की बात आई कि संविधान का पार्ट है क्या प्रस्तावना, तो ये चीज उठा गया। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, नहीं है। क्या आगे बात सुन, तो भाग है नहीं है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्या होता है, केशवानंद भारती केस जाता है। कब, केशवानंद भारती, याद रखना नाम ये, केशवानंद भारती केस जाता है 1973 में। तो 1973 में जब केशवानंद भारती केस जाता है, तो उस टाइम ये बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे बात समझ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात को पलट कर यह बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सवाल पूछा जाता है, किस केस में ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती केस 1973, याद रखना आप लोगों को। और इंदिरा गांधी की सरकार थी इस टाइम। समझ पा रहे हो चीजें आप लोग यहाँ तक है, अरे समझ पा रहे होंगे ना। तो यही चीजें आपसे पूछी गई है, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। बहुत ही प्यारा सवाल है, संविधान सभा के किस भाग को उसकी आत्मा का है। अच्छा सवाल है, बताइए संविधान सभा के किस भाग को इसकी आत्मा का है, सवाल आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। बताइए, अच्छा सवाल है कि संविधान सभा को, संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। देखिए, जब बात आती है संविधान के भाग की आत्मा की, अगर यहां पूछा होता डायरेक्ट किस मौलिक अधिकार को बी आर अम्बेडकर का नाम दिया हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम दिया हो एक, अगर क्वेश्चन में ये बोला होता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा किसे कहा है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 32 को कहा है। आर्टिकल 32 को, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, याद रखना ये क्या कहते हैं इसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आ रही है बात समझ में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को, और इसे संविधान की आत्मा कहा था किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन यहाँ आपसे सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान किसको कहा, तो याद रखना प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको, अगर प्रस्तावना डायरेक्ट पूछा संविधान की, तो याद रखना प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है जी। तो याद रखना ये चीज, ये किसने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आपसे पूछ ले संविधान प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, परिचय पत्र किसने कहा है। तो परिचय पत्र अगर बात करें प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, तो याद रखना आप ए एन पालकीवाल, ठीक है ना। तो याद रखना ए एन पालकीवाल ने इसे परिचय पत्र कहा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ए एन पालकीवाल ने इसे परिचय पत्र कहा, किसे, प्रस्तावना को। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो यूएसए से। आ रही बात समझ में। अगर आपसे पूछ ले डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना आयरलैंड, क्या रखोगे नाम है, आयरलैंड, ठीक है ना। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से, ठीक है जी। और संविधान सभा के अनुच्छेदों की अगर बात करें, संविधान के सभी अनुच्छेद कितने, तो मूल संविधान में संविधान के अनुच्छेद कितने थे, ये सवाल पूछा जाता है। मूल संविधान की अगर बात करें कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, आर्टिकल कितने थे, तो आर्टिकल 395 थे मूल संविधान में। तो ये चीज आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना।
समझ पा रहे हो चीजों को? ठीक है, डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अच्छा, आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों का भाग कौन सा है, तो भाग की बात आए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले डीपीएसपी किस भाग में आते हैं, तो भाग 4 में। किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना। एक सवाल और पूछाता है, मौलिक कर्तव्य, हरी बात सुनने, मौलिक कर्तव्य पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य अगर पूछ ले किस भाग में आते हैं, तो याद रखना 4A 4A आएगा। ठीक है ना, कौन सा आएगा? 4A। याद रखना ये चीज, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। आर्टिकल पूछे तो 51A के तहत, याद रखना ये चीज। ठीक है ना, मूल संविधान में कभी हमारी ड्यूटीज नहीं थी, हमारी ड्यूटीज अब जो है मौलिक कर्तव्य वो कभी भी मूल संविधान में नहीं थे। सवर्ण सिंह कमेटी बनी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रशिया से हमने मौलिक कर्तव्यों को उधार लिया था। याद रखना ये चीज, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इन्हें रशिया से लिया गया था, सवर्ण सिंह कमेटी। ठीक है ना, तो सवर्ण सिंह समिति के द्वारा इन्हें कहां से उधार लिया गया था, तो आपको याद रखना ये रूस से उधार लिए गए थे। कहां से? रूस से। आगे बात सुन में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देखा ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए फॉर अलिफ लैला इसका क्या रहेगा जी? सही आंसर रहेगा। आगे बात समझ में, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग चीजों को? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता शब्द कौन सा है? समानता है जी। समानता के बाद अगला है आपकी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद बंधुता के आदर्श प्रेरणा कहां से ली हमने? बताइए भी, शाबाश बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है कि हमने कहां से चीजें अडॉप्ट की है। आपसे सवाल पूछा गया है, ये चीजें हमने कहां से अडॉप्ट की है? बताइए भाई। अच्छा सवाल है, बताइए, शाबाश। देखिए, जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सोर्सेज पता होना चाहिए, स्रोत पता होना चाहिए। संवैधानिक स्रोत जब तक नहीं पढ़ोगे, और आपको बता दूं यूपीएससी संवैधानिक स्रोत से एक सवाल पूछती है, संविधान स्रोतों से एक सवाल पूछती है। ठीक है ना, तो संविधान के स्रोत कौन से, कहां से क्या चली गई है, तो याद रखना स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। याद रखना कौन सी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से ली गई है, तो आपको ध्यान में रखना ये फ्रांस के संविधान से। कहां से? फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे लिया गया है, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 89 के अंदर, याद रखना, तो वहां से लिए गए हैं। ये नारे दिए गए रूस और वोल्टेयर के द्वारा, रूस और वोल्टेयर के द्वारा ये नारे दिए गए। ठीक है ना, उस क्रांति में। तो याद रखना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। तो यहाँ पर है ना, तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इसका क्या रहेगा? सी फॉर कैलिफोर्निया, इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अच्छा, बात करते हैं अमेरिकी संविधान से। तो मैंने अभी बताया आपको एक तो याद रखना है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आपको ध्यान में रखने हैं। आ रही बात समझ में? एक आपको जुडिशियल रिव्यू पूछा जाता है, जुडिशियली रिव्यू जो होता है वो कहाँ से लिए गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूएसए से। और आपको ध्यान में रखना है जो आपका राष्ट्रपति होता है उसका महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग भी कहाँ से लिए गए हैं, तो महाभियोग किसका? राष्ट्रपति का। तो वो भी कहाँ से लिए गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहां से? यूएसए के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें फ्रांस की क्रांति, आपने देख लिया। आयरस अगर आयरस की बात करें, आयरस ना बोलकर आप बोल सकते हो रूस से। देख लेते हैं पहले, तो रूस से हमने क्या शब्द दिया, तो समाजवाद। समाजवाद शब्द कहां से उठाया हमने, तो रूस से। उसके बाद अगर मैं बात करूं रूस के संविधान से, तो फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हमने, तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए कहां से? रूस से। आ रही है बात समझ में? समझ पा रहे हैं आप लोग इन चीजों को? ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा सी फॉर कैलिफोर्निया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कभी आप लोग एनसीईआरटी को उठाना, किसी भी एनसीईआरटी को उठाना, और आप देखना उसमें प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव लिखा है उसको ढंग से देखना। अगर वो थोड़ा सा ढंग से देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको।
इस क्वेश्चन का आंसर है सीक्वेंस। पूछिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछिए, सीक्वेंस, सही क्रम बताना है, पहले कौन सी चीज आएगी, ठीक है ना, सही क्रम बताना है। क्रम को देखना है, भारत के संविधान में प्रस्तावना लिखा गया था तो उसका क्रम क्या है, सही सीक्वेंस बतानी है। अच्छा सवाल है ये, बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये सवाल ज्यादा गलत हो इसीलिए पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो बताइए इसकी सीक्वेंस क्या होगी। देखिए जब बात करते हैं सीक्वेंस की तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम दिया हुआ शब्द है संप्रभुता। क्या दिया गया है, संप्रभुता। संप्रभुता के बाद जो शब्द यूज किया गया वो क्या यूज किया गया आपका, तो संप्रभुता के बाद आपका समाजवाद, क्या यूज किया गया है, समाजवाद, ठीक है ना। ये प्रस्तावना शब्द जोड़े गए थे बाद में। उसके बाद आपको ध्यान रखना धर्मनिरपेक्ष, कौन सा होगा, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद में आपका लोकतांत्रिक, क्या होगा, लोकतांत्रिक, ठीक है ना। लोकतांत्रिक के बाद क्या होगा, गणराज्य। इस प्रकार शब्दों की सीक्वेंस मिलेगी आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये दो शब्द जो है आपको, ये दो शब्द कभी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। कब, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना ये चीज। ठीक है ना, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। इनके साथ एक शब्द और जोड़ा गया था, कौन सा, एकता या अखंडता शब्द जो था वो भी जोड़ा गया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अखंडता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या है, इनको शब्दों को जोड़ा गया। किसने जोड़ा, तो याद रखना इंदिरा गांधी ने। किसने जोड़ा, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम। माना जाता है इंदिरा गांधी जी ने संविधान को फुटबॉल बना रखा था, बिल्कुल ही। जब मर्जी संशोधन, सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है 42वां अमेंडमेंट, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा ये माना जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये चीज। इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डोली, इसका क्या रहेगा जी, सही आंसर रहेगा। डी फॉर डोली इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। समझ पा रहे होंगे चीजें आप लोग यहाँ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन को बताइए, निम्न से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में किस भाषा को इंक्लूड नहीं किया गया, आपसे सवाल ये पूछा है, कौन सी भाषा है जिसे इंक्लूड नहीं किया गया। अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना पहली बात तो ये कि 8वीं अनुसूची में किसका प्रोविजन है, 8वीं अनुसूची में किसका प्रोविजन है, तो भाषा दी गई है, कितनी है, तो याद रखना 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं मैं कि अनुसूचियां है क्या, पहला सवाल ये भी उठता है कि अनुसूची है क्या। आपने कभी मैथ्स को देखा होगा, 10th और 11th क्लास 12th क्लास में मैथ्स पढ़ते थे हम, पीछे अपेंडिक्स दिया होता था, हरी बसों में अपेंडिक्स दिया होता था, विविध जिसे हम बोलते हैं। तो संविधान बनने के आप बोल सकते हो जितनी भी संविधान में चीजें इंक्लूड की करेगी, उसके बाद जितना कुछ बच गया उन्हें अपेंडिक्स के रूप में जोड़ दिया, जिसे अनुसूचियां कहा जाता है। ये उसी तरह अपेंडिक्स के रूप में काम करती है अनुसूचियां। और कितनी थी मूल संविधान में, तो सवाल ये पूछा था मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में, अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में ये अनुसूचियां थी, इनकी संख्या कितनी थी, तो याद रखना इनकी संख्या कितनी थी, आपकी 8 थी। कितनी थी, 8 थी। और वर्तमान में कितनी है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपकी कितनी है, 12 है। ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चार कौन कौन सी जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अगर इनका मैं वर्णन करूं तो थोड़ा सा आप इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर बता दूंगा आपको मैं। 9वीं अनुसूची की अगर बात करूं तो पहला संविधान संशोधन इसी के लिए हुआ, यूपीएससी ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा ये। पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो किस लिए हुआ, तो पहला संविधान संशोधन जो होता है वो 9वीं अनुसूची के लिए होता है, हरी भाषण में 9वीं अनुसूची के लिए। इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीजें डाली गई है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, आगे बताऊंगा कभी आपको। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, ठीक है ना, दल बदल कानून है। 52वां संविधान संशोधन किया गया, हरी बसों ने क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ये चीज जोड़ी गई, कब, दल बदल कानून, ठीक है ना। आया राम गया राम का नारा चलता है हरियाणा के अंदर, तो उसी टाइम ये जोड़ा गया था, राजीव गांधी की सरकार थी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रोविजन है, पंचायत है, ठीक है ना। तो कब जोड़ी गई ये, 1900, आपको याद रखना है 1993, ठीक है ना, 1993 में पंचायतों का प्रोविजन है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका
नगर पालिका का प्रोविजन 1994 में, तो याद रखना ये चीजें आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल देख लो, कौन से सही सुमेलित है, अनुसूचियों पर बात आ गई ना। तो याद रखना ये चीज। तो कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में, पहली बात तो ये मूलतः कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा सही रहेगा। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है, क्या ये सही बात है। तो बिल्कुल याद रखना, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों की बात करती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, अच्छा इसमें क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऊपर नीचे होगी सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो चीज है यहां से ये चीज है, ये किसका पार्ट है, तो ये किसका पार्ट है, ये तो है 8वीं अनुसूची का। अब मेरे को लग रहा है ये चीज, ठीक है ना, ये तो है आपकी 8वीं अनुसूची का, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची का तो है, और ये भाषाएं जो है ये आपके यहाँ जुड़ती, ठीक है ना। तब ये क्वेश्चन का आंसर बन पाता, सही सुमेलित बताना है, लेकिन इसमें सभी चीजें एक जैसी हो रही है, ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी विषयों पर कानून बनाने के जो अधिकार दिए गए वो चीज किसमें आती है, 7वीं में। 9वीं अनुसूची में आपको बता दूं सीधी सी बात, प्रॉपर्टी से संबंधित, या फिर आप बोल सकते संपत्ति से संबंधित था, संपत्ति, ठीक है ना, संपत्ति से संबंधित था। दल बदल किसमें है, तो दल बदल आपकी 10वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले का तो यही होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे तीसरी अनुसूची में क्या होगा, तीसरी अनुसूची हम आपसे पूछ ले, तो तीसरी अनुसूची में आपको याद रखना है ओथ है, किसकी, आपको जो पद आपको धारण किए गए हैं, जो आपको धारण की शपथ का प्रोविजन है, ठीक है ना। शपथ किस में आती है, तो आपकी तीसरी अनुसूची में आती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा ए फॉर अलिफ ले, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना के विषय बताइए। आर्थिक योजना का जो विषय है उस पर बात करनी है कि अंतर्गत आर्थिक योजना विषय। देखिए अगर मैं बात करूं आर्थिक योजना विषय जो किसका है, तो याद रखना संघ सूची का विषय, किसका जी, संघ सूची का विषय, ठीक है ना। आर्य भाषा में संघ सूची का विषय। आपसे पूछ ले प्लानिंग चीजें कहां से ली गई है, प्लानिंग कमीशन का प्रोविजन हो गया, प्लानिंग चीजें कहां से गई, योजना आयोग कहां से लिए गए हैं, याद रखना योजना आयोग वगैरह कहां से लिए गए हैं। अगर योजनाओं की बात करूं तो याद रखना ये आपके रूस के संविधान से प्रोविजन लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था का प्रोविजन, मैंने लास्ट में बताया अभी आपको कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रोविजन, तो याद रखना आपको 11वीं अनुसूची में है। एक्ट कौन सा था, 1992 का, लागू कब हुई, 1993 में, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, पंचायत दिवस बनाते हैं, पंचायत दिवस, या बोल सकते हो स्वशासन दिवस बनाते हैं, ठीक है ना, स्वशासन, ठीक है। तो सब शासन 24 अप्रैल को बनाते हैं, याद रखना चीज। 9वीं अनुसूची मैंने अभी बताया, 10वीं में क्या है, दल बदल कानून, क्या है जी, दल बदल कानून आता है, दल बदल कानून, ठीक है ना। तब अमेंडमेंट कौन सा था, तो याद रखना है 52वां संविधान संशोधन, कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करूं 12वीं में, तो 12वीं में आपको याद रखना है नगर पालिका का प्रोविजन, किसका, नगर पालिका, ठीक है ना, नगर पालिका का प्रोविजन है। आर्य भाषा में नगर पालिका का प्रोविजन आता है। और कौन सा एक्ट था ये, तो याद रखना 1993 का एक्ट था, और जोड़ी कब गई है, 1994 में ये लागू होती है, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान में रखनी है। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो याद रखना है पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, किसने जोड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। और सन कौन सा था, तो याद रखना सन भी आपको याद रखना है 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है जी। समझ पा रहे हो चीजें आप लोग यहाँ तक, आ रही बात समझ में, अरे बताओ आ रही बातें समझ में, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन यह है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के विषय का प्रावधान है। दल बदल विरोधी जो कानून है इसके विषय का जो प्रोविजन है वो किसके अंदर है, तो याद रखना दल बदल विरोधी कानून का प्रोविजन है आपकी 10वीं अनुसूची में, किसमें आता है, 10th शेड्यूल में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। आर्य भाषा में 8 में क्या है, तो भाषाएं हैं, कितनी है, 22 भाषाएं, भाषा कितनी है आपको याद रखना है, तो 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मैंने अभी बताया आपको, शाबाश, आंसर बताओ,
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? तो 8 थी, ठीक है ना, कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। आ रही बात समझ में? दूसरी अनुसूची में क्या प्रोविजन है और पहली में क्या है? तो आपको याद रखना संवैधानिक पदों का प्रोविजन है। किसका? संवैधानिक पद जो है, संवैधानिक जो पद हैं उनके बारे में प्रोविजन है, उनके बारे में उनकी जो सेवा शर्तें हैं उनके बारे में प्रोविजन है। बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आप बोल सकते हो उनके पैसे के बारे में, उनकी सैलरी प्रोविजन के बारे में। 5वीं अनुसूची में SC ST के लिए स्पेसिफिक, अनुसूचित जाति के लिए प्रोविजन है, अनुसूचित जाति के लिए स्पेसिफिक प्रावधान है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किसमें? 5वीं में। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको याद रखना है त्रिपुरा, असम, मेघालय में कुछ राज्यों को 6ठी अनुसूची में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है, ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं अंतिम सवाल। अंतिम सवाल हमारा, अंतिम सवाल यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, किसे सम्मिलित किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर प्रावधानों की बात करें, धर्म के प्रचार का अधिकार, देखिए मूल अधिकारों में 25 से 28 तक किसका प्रोविजन है? 25 से 28 तक हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता। किसका जी? धार्मिक स्वतंत्रता। तो याद रखना धार्मिक स्वतंत्रता का प्रोविजन कहाँ है? स्वतंत्रता जो है आपकी 25 से 28 है। तो धर्म के प्रचार का अधिकार बिल्कुल सही है, आर्टिकल 25(1) यही बोलता है धर्म के प्रचार। आप बोल सकते हो आप धर्म अपनाने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। चौथी, धर्म परिवर्तन की नहीं स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब 4 जहां जहां वो काट दो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ए फॉर अलिफ लैला क्या रहेगा हमारा? सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी? सही आंसर रहेगा। तो ये क्लास में, आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। आगे चीजें हैं उन पर चर्चा करेंगे आगे चलकर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन क्या हो जी? शुभ हो, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर किया करो भी, सब्सक्राइब किया करो, अच्छी लगे तो कमेंट भी किया करो क्लास पर।